नमस्कार। हिंदी दर्पण चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा मुख्य विषय है क्रिया। तो क्रिया के बारे में जानेंगे। इसका शाब्दिक अर्थ है करना अथवा होना। परिभाषा बनती है क्रिया की, जिन शब्दों से किसी कार्य के होने, करने, कराने या किसी व्यक्ति की स्थिति और दशा का बोध होता है, उन्हें क्रिया कहते हैं। विद्यार्थियों, किसी कार्य के अथवा किसी घटना के करने, होने, कराने या किसी व्यक्ति की स्थिति और दशा का बोध हो, उन शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। अब निम्न वाक्यों में रमेश पत्र लिखता है, सीता रोती है, मथुरा यमुना तट पर स्थित है। विद्यार्थियों, रेखांकित शब्द हमें ये इंगित करते हैं कि ये हमारे क्रिया शब्द हैं। अब क्रिया शब्द हमें किस प्रकार प्राप्त होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। संस्कृत की मूल धातु में ना प्रत्यय लगाकर क्रिया शब्दों को प्राप्त किया जा सकता है। कुछ शब्द हैं खा, पी, रो, लिख, पढ़। विद्यार्थियों, ये जो शब्द हैं इन्हें संस्कृत की मूल धातु कहा जाता है। ये जो शब्द हैं इन्हें संस्कृत में मूल धातु कहा जाता है, अर्थात इन शब्दों में हम ना प्रत्यय लगाकर क्रिया शब्दों को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे खाना, पीना, रोना, लिखना और पढ़ना। हमने देखा ये जो हमारे संस्कृत के मूल धातु शब्द थे, इनमें ना प्रत्यय लगाकर हमने खाना, पीना, रोना, लिखना, पढ़ना इत्यादि क्रिया शब्दों को प्राप्त कर लिया है। आगे चलते हैं। अब बात आती है क्रिया के भेद।
क्रिया के भेद दो आधारों पर क्रिया के भेद हैं। एक तो कर्म के आधार पर और दूसरा अर्थ प्रयोग रचना के आधार पर। विद्यार्थियों, दो आधार पर क्रिया के भेद हैं, कर्म के आधार पर और अर्थ प्रयोग एवं रचना के आधार पर। सबसे पहले हम कर्म के आधार पर देखते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो प्रकार हैं, अकर्मक क्रिया और दूसरा सकर्मक क्रिया। अकर्मक और सकर्मक क्रिया। पहले हम अकर्मक के बारे में जानते हैं। इसकी परिभाषा है कि जब क्रिया के साथ कर्म नहीं होता और क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, वहाँ पे हमारी अकर्मक क्रिया होती है। जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं रहता और क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, वहाँ पे अकर्मक क्रिया होती है। कुछ उदाहरणों के द्वारा हम ये देखते हैं। शिवांगी रो रही है, दिनेश हंस रहा है, विनोद सो रहा है। इन तीनों वाक्यों में हम देख रहे हैं शिवांगी, दिनेश और विनोद हमारे कर्ता हैं। रोना, हंसना और सोना ये हमारे क्रिया शब्द हैं। ये हमारे क्रिया शब्द हैं। शिवांगी, दिनेश और विनोद हमारे कर्ता हैं। रोना, हंसना और सोना हमारे क्रिया शब्द हैं। अब इन तीनों वाक्यों में हमें कर्म का बोध नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? अगर हम इसको पहचानना चाहें तो एक और भी तरीका है कि जब हमें कौन का जवाब देना पड़े तो अपने आप ही अकर्मक क्रिया का आभास हो जाता है। जैसे कौन रो रही है? शिवांगी रो रही है। कौन हंस रहा है? दिनेश हंस रहा है। कौन सो रहा है? विनोद सो रहा है। तो कौन के माध्यम से भी हम अपनी अकर्मक क्रिया को जांच सकते हैं। अब इसके आगे अकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, अपूर्ण अकर्मक और पूर्ण अकर्मक क्रिया। इनके बारे में भी हम जानेंगे।
पहला है पूर्ण अकर्मक क्रिया। विद्यार्थियों, जब वाक्य में क्रिया के साथ किसी अन्य पूरक शब्द की आवश्यकता नहीं पड़ती, वहाँ पे हमारी पूर्ण अकर्मक क्रिया रहती है। जिस क्रिया के साथ वाक्य को स्पष्ट करने के लिए पूरक शब्द की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिस क्रिया के साथ वाक्य को स्पष्ट करने के लिए किसी पूरक शब्द की आवश्यकता नहीं पड़ती, वहाँ पे हमारी पूर्ण अकर्मक क्रिया होती है। कुछ उदाहरण देखेंगे, जैसे शिवांगी सो रही है, विनोद रो रहा है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, मछलियां नदी में तैर रही हैं। अब ये हमारे सामने चार वाक्य हैं। शिवांगी सो रही है, विनोद रो रहा है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, मछलियां नदी में तैर रही हैं। विद्यार्थियों, पूर्ण अकर्मक क्रिया भी दो प्रकार से है, एक तो स्थित्यर्थक और दूसरी गत्यर्थक अकर्मक क्रिया। अब पहले जो दो वाक्य हैं ये स्थित्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया के हैं, और जो तीसरा और चौथा वाक्य है ये गत्यर्थक ये तीसरा और चौथा वाक्य गत्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया का है। इनमें हमने देखा कि जो हमारा कर्ता है, पहले दो वाक्यों में जो हमारा कर्ता है वह स्थिर अवस्था में है, और तीसरे और चौथे वाक्य में हमारा जो कर्ता है पक्षी और मछलियां, ये गतिशील अवस्था में है। अर्थात जिस क्रिया में वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए किसी अन्य पूरक शब्द की आवश्यकता नहीं पड़ती, वहाँ पर हमारी पूर्ण अकर्मक क्रिया रहती है। और ये दो तरह से होती है, स्थित्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया, और जहाँ पे कर्ता गतिशील अवस्था में हो वहाँ गत्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया। अब इसके आगे हम सकर्मक क्रिया की बात करेंगे, जिसमें आगे अपूर्ण क्रिया भी है। दूसरी है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। परिभाषा है इसकी, जब क्रिया के साथ
वाक्य को स्पष्ट करने के लिए किसी पूरक शब्द की आवश्यकता पड़ती है। वहां पर हमारी अपूर्ण अकर्मक क्रिया रहती है। अकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, पूर्ण अकर्मक क्रिया और दूसरी अपूर्ण अकर्मक क्रिया। पूर्ण अकर्मक क्रिया में तो जब वाक्य में अर्थ स्पष्ट करने के लिए किसी अन्य शब्द की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन अपूर्ण अकर्मक क्रिया में वाक्य को स्पष्ट करने के लिए किसी पूरक शब्द की आवश्यकता पड़ती है। इसको हम विभिन्न उदाहरणों के द्वारा देखेंगे। वह है, और दूसरा एक और लिखते हैं, तुम हो। विद्यार्थियों, हमें दोनों वाक्य पढ़े, वह है, तुम हो, तो पूरी तरह से हमें वाक्य स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हमें किसी पूरक शब्द की आवश्यकता है। तो यहाँ पे इस वाक्य को हम इस प्रकार से भी लिखेंगे, वह सुंदर है। और इस वाक्य को लिखेंगे, तुम बीमार हो। कोई भी शब्द जो अर्थ पूर्ण कर सके वही हमारा पूरक शब्द हो सकता है। तो हमने देखा कि अपूर्ण अकर्मक क्रिया में वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए किसी पूरक शब्द की आवश्यकता पड़ती है। अब सकर्मक क्रिया के बारे में जानेंगे। सकर्मक क्रिया जब क्रिया के साथ कर्म रहता हो और जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता हो, जब क्रिया के साथ कर्म रहता हो और क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता हो, वहां पर हमारी सकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया तीन प्रकार से है, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया और अपूर्ण सकर्मक क्रिया। तो पहले हम एक कर्मक क्रिया के बारे में जानेंगे। एक कर्मक क्रिया, जब क्रिया में एक कर्म हो, जब क्रिया में एक कर्म हो, वहां पर हमारी एक कर्मक क्रिया होती है। उदाहरण, कोई भी उदाहरण, राम पत्र लिखता है, सोहन पुस्तक पढ़ता है। तो हमने देखा राम और सोहन हमारे कर्ता है, लिखना और पढ़ना क्रिया है, और इनके साथ एक एक शब्द आया है, वो हमारा कर्म है। एक तो ये सकर्मक क्रिया हो गई, दूसरी इसमें एक एक कर्म आने के कारण ये एक कर्मक क्रिया कहलाती है। और सबसे मुख्य बात, अकर्मक क्रिया को हमने कौन के माध्यम से पहचाना था, इसको हम क्या और किसको पर्सन के द्वारा भी पहचान सकते हैं। राम क्या लिखता है, पत्र लिखता है। सोहन क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। तो क्या से हमें सकर्मक क्रिया का आभास हो जाता है। अब द्विकर्मक क्रिया,
द्विकर्म क्रिया, जहां पे क्रिया में या उसके साथ दो कर्म रहते हों। जब क्रिया में दो कर्म रहते हों वहां पर हमारी द्विकर्म क्रिया रहती है। जैसे राम ने सीता को पत्र लिखा, अध्यापक ने छात्र को पुस्तक दी। राम हमारा मुख्य कर्ता है, अध्यापक भी हमारा मुख्य कर्ता है। लिखना क्रिया है, देना भी क्रिया है। अब हम देखेंगे कि राम का मुख्य कर्म क्या है? पत्र। अध्यापक का मुख्य कर्म क्या है? पुस्तक। तो ये हमारा एक कर्म हो गया। दूसरा देखेंगे कि विभक्ति कारकों के माध्यम से को से हमें कर्म के बारे में पता चलता है। तो सीता और छात्र हमारा दूसरा कर्म है। जब क्रिया में कर्म रहता है वहां सहकर्म क्रिया होती है। सहकर्म क्रिया तीन प्रकार से है। एक कर्मक जहां पर एक कर्म हो, द्विकर्मक जहां पर दो कर्म विद्यमान हो। तीसरा अपूर्ण सहकर्म क्रिया। तीसरा इस क्रिया का प्रकार है अपूर्ण सहकर्मक क्रिया। इसमें हम देखेंगे जब वाक्य में कर्म होने पर भी किसी पूरक शब्द की आवश्यकता हो, जब वाक्य में कर्म भी रहता है लेकिन कर्म तब तक अपना अर्थ स्पष्ट नहीं करता, उसे किसी पूरक शब्द की आवश्यकता पड़ती है। तो उदाहरणों के द्वारा देखेंगे। अध्यापक को मूर्ख समझता है। दूसरा, वह भाई कहता है। इन दोनों वाक्यों में हम देखेंगे कि मूर्ख और भाई हमारे कर्म हैं, लेकिन ये कर्म तब तक अपना अर्थ स्पष्ट नहीं कर रहे जब तक इन्हें किसी पूरक शब्द के साथ जोड़ा न जाए। तो अध्यापक बच्चों को मूर्ख समझता है। वह सबको भाई कहता है। तो बच्चों और सबको वो पूरक शब्द हैं जिनके बगैर हमारी यह क्रिया अपूर्ण कहलाती है। धन्यवाद छात्रों।